This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithms, we have to go for the topic Huffman code problem. तो particularly Huffman code problem क्या है? तो Huffman code is basically a code or encoding scheme which generally used whenever we are going for a data compression. So particularly Huffman code is a particular type of optimal prefix code that is commonly used for lossless data compression. तो जनरली अगर हमें डेटा कॉम्प्रेशन करना है और डेटा कॉम्प्रेशन लॉसलेस अगर होना चाहिए तो लॉसलेस डेटा कॉम्प्रेशन करते वक्त जो इनकोडिंग स्कीम हम यूज करते दैट इज व्हाट हफमैन कोड. दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम is developed by David A. Huffman in 1952. The output from Huffman algorithm is a variable length code. तो जनरली कोडिंग जो हमारे पास होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है फिक्स लेंथ कोड और दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ कोड. तो फिक्स लेंथ कोड जब भी हम बनाएंगे तो फिक्स लेंथ कोड में कोई पर्टिकुलर सिंबल कितनी बार अपियर हो रहा है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इसको ध्यान ना रखते हुए फिक्स साइज के हम कोड बनाते हैं. वेयर एज वेरिएबल लेंथ कोड जो होता है इसमें कोड वर्ड की लेंथ जो होती है वो वैरी करेगी. ऐसे सिंबल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उनके लिए शॉर्ट कोड वर्ड बनता है, जबकि ऐसे सिंबल जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उनके लिए थोड़ा लेंदी कोड वर्ड बनता है. तो हफमैन कोड वेरिएबल लेंथ कोड है. जनरली वो वाले सिंबल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए हम शॉर्ट कोड वर्ड बनाते हैं अगर हम हफमैन कोडिंग यूज करेंगे तो, और वो वाले सिंबल जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होती है उनके लिए थोड़ा सा लेंदी कोड बनेगा. So here we have to understand the problem definition of Huffman code problem. We have given a set of symbols and their weights usually proportional to the probability. तो हमारे पास कुछ symbols दिए हुए रहेंगे और हर symbol के साथ associated weight रहेगा. अब ये weight क्या हो सकता है? तो weight probability भी हो सकता है, weight आपका frequency भी हो सकता है. Generally अगर किसी weight की बात करेंगे तो that weight will be the proportional to the probability. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 5 सिंबल्स है ए बी सी डी ई और हर सिंबल का फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है. जैसे सिंबल ए का फ्रीक्वेंसी 45 है, सिंबल बी का फ्रीक्वेंसी 13 है. तो इस तरीके से हमारे पास सिंबल्स मींस सेट ऑफ सिंबल्स विल बी गिवन टू अस एंड अलोंग विद एवरी सिंबल्स वेट्स विल बी देयर. तो यहाँ पे हमने जो वेट्स लिए दैट वेट इज अ फ्रीक्वेंसी. तो अभी हमारे पास में सिंबल्स और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रीफिक्स फ्री बाइनरी कोड. और ये प्रीफिक्स फ्री बाइनरी कोड वेरिएबल लेंथ कोड होना चाहिए और ऐसे सिंबल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उनके लिए शॉर्टर कोड वर्ड हमें जनरेट करना है और ऐसे सिंबल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है उनके लिए थोड़े से लेंदी कोड वर्ड्स हमें जनरेट करना है. तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम डेफिनेशन फॉर हफमैन कोड. तो हियर we have to go for a greedy algorithm to compute Huffman code. और Huffman कोड कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो ग्रेडी एल्गोरिदम है ये ग्रेडी एल्गोरिदम टोटल 3 स्टेप में वर्क करता है. पहला स्टेप है इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप जो है दैट इज इटरेशंस और इस इटरेटिव स्टेप में हम हफमैन ट्री जनरेट करते हैं बाय यूजिंग ग्रेडी स्ट्रेटेजी एंड इन स्टेप 3 वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हफमैन कोड एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर द स्यूडो कोड ऑफ दिस ग्रेडी एल्गोरिदम. तो हम जो एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं उस एल्गोरिदम का फंक्शन नेम जो है दैट इज व्हाट हफमैन और यहाँ पे जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं दैट इज कैरेक्टर्स. तो कैरेक्टर अरे हम पास करेंगे और इस कैरेक्टर अरे में हर कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है और हर कैरेक्टर के साथ एसोसिएटेड वेट क्या है ये दोनों चीजें हमें पास करना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंगली हियर वी हैव टू गो फॉर the first line of our algorithm that is n is equals to the cardinality of c. n is equals to cardinality of c इसका मतलब है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने वो हमें आइडेंटिफाई करना है. देन जितने भी कैरेक्टर्स हमारे पास है ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को हमें ये क्यू में स्टोर करके रखना है. तो यहाँ पे क्यू जो है दैट क्यू इज इंडिकेटिंग अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्यू और डेटा स्ट्रक्चर क्यू में हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को डाल दिए. तो दिस इज व्हाट अवर स्टेप नंबर 1. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन. Now we have to
गो टू स्टेप टू। तो स्टेप टू जो है वो इटरेटिव स्टेप है, और इटरेटिव स्टेप में हमें टोटल इटरेशन जो परफॉर्म करने हैं वो है फ्रॉम 1 to n-1, यानी हमारे पास जितने कैरेक्टर्स दिए हैं दैट -1, यानी टोटल 10 कैरेक्टर्स अगर दिए तो हमें 9 इटरेशन अप्लाई करने हैं। तो लाइकवाइज वी हैव टू परफॉर्म द इटरेशन, एंड इन एवरी इटरेशन व्हाट वी हैव टू डू। तो हर इटरेशन में हमारा बेसिक एम ये है कि हम हफमैन ट्री को ग्रीडी स्ट्रेटेजी यूज करते हुए जनरेट करेंगे। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू एलोकेट अ न्यू नोड जेड। तो जेड नाम का एक नया नोड बनाएंगे, और जेड नाम का नया नोड बनाने के बाद उसका लेफ्ट चिल्ड्रन बनाएंगे। अब ये लेफ्ट चिल्ड्रन कौन रहेगा, तो दैट लेफ्ट चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज एक्स, एंड दिस इज एक्स इज नथिंग बट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ओवर क्यू। तो एक्सट्रैक्ट मिन क्यू का मतलब है हमने जो भी क्यू बनाया है उस क्यू में से लोवेस्ट वेट वाले कैरेक्टर को निकालना, एंड दैट लोवेस्ट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज एक्स, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ लेफ्ट चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड जेड। तो नोड जेड का लेफ्ट चिल्ड्रन जो रहेगा दैट इज यक्स, और यक्स यानी रहेगा सबसे पहला मिनिमम वैल्यू। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्यूट राइट ऑफ जेड, यानी जेड का राइट चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। अब राइट चिल्ड्रन को बोलेंगे हम वाई। अब वाई कौन सा रहेगा, तो वाई विल बी द नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम क्यू। तो हमारे क्यू में जो पहला मिनिमम वैल्यू था वो बन गया हमारा लेफ्ट चिल्ड्रन, और सेकंड मिनिमम वैल्यू जो था वो बन गया राइट चिल्ड्रन। तो लेफ्ट चिल्ड्रन को एक्स कहा, राइट चिल्ड्रन को वाई कहा, एंड आफ्टर दैट we have to compute the weight of x plus weight of y, यानी f of x plus f of y, ये दोनों का एडिशन जो रहेगा दैट एडिशन विल बी ट्रीटेड एज f of z। तो हमने जो नया नोड बनाया था वो नए नोड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द एडिशन ऑफ x प्लस y, एंड देन जो नया नोड z है इस नए नोड z को फिर से हमें क्यू में डालना है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमें इटरेटिवली परफॉर्म करना है। तो दिस इज व्हाट अवर स्टेप नंबर 2। तो पर्टिकुलरली जिस क्यू की हम बात कर रहे हैं ये हमारा क्यू नॉर्मल क्यू ना होते हुए एक प्रायोरिटी क्यू है, और इस प्रायोरिटी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से करना है कि ऐसा वैल्यू जिस ऐसा नोड जिसका वैल्यू सबसे कम है वो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पे होना चाहिए, यानी हमारे क्यू में स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले रहेगी, देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो रहेगी वो हमारे क्यू के एंड में रहेगी। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्यू का हमें एज ए प्रायोरिटी क्यू करके इम्प्लीमेंटेशन करना है। और हमारा लास्ट स्टेप जो है दैट इज व्हाट कंप्यूट हफमैन कोड, एंड दिस इज पर्टिकुलरली गिवन बाय रिटर्न ऑफ एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू। तो हमारे क्यू में से मिनिमम वैल्यू को जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे that will give just the step 3, that is compute Huffman code. So this was about the greedy algorithm to compute Huffman code, and now we have to study this generation of Huffman code mechanism with respect to one problem. So here we have problem 1. प्रॉब्लम आपको दिया है, फाइंड द ऑप्टिमल हफमैन कोड फॉर द फॉलोइंग इंस्टेंसेस ऑफ सिंबल एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। तो हियर वी हैव गिवन टोटल 6 symbols A, B, C, D, E, F, and their frequencies are 45, 13, 12, 16, 9 and 5 respectively. And now what we have to do, we have to go for computation of optimal Huffman code. तो कंप्यूटेशन ऑफ हफमैन कोड जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमें ग्रीडी स्ट्रेटेजी यूज करते हुए एल्गोरिदम अप्लाई करना है। तो वी हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन। तो हियर वी हैव सॉल्यूशन स्टेप 1, and our step 1 is initialization. So what we have to do in initialization? So as far as step 1 initialization is concerned, first we have to compute the value of n, and n will be the cardinality of characters. तो total characters कितने हैं, तो हमारे पास total characters जो दिए है वो कितने हैं 6, and therefore here n will be equals to 6. Second, we have to go for स्टोरिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन अ क्यू। तो एक हमें क्यू बनाना है और उस क्यू में सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें स्टोर करना है, एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि हमने एक क्यू लिया है और इस क्यू में हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर दिया है। तो टोटल कैरेक्टर्स हमारे 6 थे, तो 6 के 6 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे डाल दिए। तो दिस वाज अबाउट द इनिशियलाइजेशन, बट whenever we want to go for the implementation of this queue is generally implemented as a priority queue, and that's why अगर इस क्यू को वाकई में अगर हमें मेंटेन करना है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले आना चाहिए और उसके बाद लार्जेस्ट आना चाहिए, इस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई बिफोर सॉर्टिंग अगर आप क्यू को देखोगे तो क्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट
जबकि हमें क्यू को एज ए प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करना है, तो इस क्यू को हमेशा सॉर्टेड फैशन में ही स्टोर करना पड़ेगा। और सॉर्टेड फैशन में अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे क्यू में ऐसा कौन सा सिंबल है जिसका वेट सबसे कम है, तो इट कम्स आउट यप, तो यप सबसे पहले आना चाहिए। उसके बाद ई आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 9 है। 9 के बाद नेक्स्ट आएगा सी, दैट इज 12, देन बी, देन डी एंड देन ए। तो दैट्स वाई क्यू में सबसे पहले एफ होना चाहिए, जबकि सबसे एंड में होना चाहिए ये। एंड दैट्स वाई आफ्टर सॉर्टिंग अगर हम क्यू को देखेंगे तो आफ्टर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी क्यू, क्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं the symbol having lowest frequency, that is F, will be at the first position, whereas the symbol having frequency 45, that is the largest frequency, that symbol is A, it will be at the end. So this is about the step 1, which is called as initialization, and now we have to go to step 2. तो our step 2 is iterations. तो iterations में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? तो इटरेशंस में हमें इटरेटिवली स्टेप्स परफॉर्म करते जाना है ताकि हम हफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट कर सके। तो हियर वी हैव टू गो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हफमैन ट्री यूजिंग ग्रीडी स्ट्रेटेजी, और हमारा सूडो कोड कुछ इस तरीके से है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n-1 मीन्स टोटल इटरेशंस जो लगेंगे दैट विल बी n-1, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एलोकेट अ न्यू नोड जेड, हमें जेड नाम का एक नया नोड बनाना है। एंड देन इस जेड के लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन हमें पॉइंट आउट करना है। तो लेफ्ट चिल्ड्रन कौन रहेगा? तो लेफ्ट चिल्ड्रन विल बी एक्स, दैट विल बी द फर्स्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ क्यू, एंड right children will be y, that will be the second minimum value from our queue. And after that we have to compute the value of f of x and f of y, you have to added, और इनको ऐड करने के बाद that value will be told as f of z। तो इस तरीके से f of x plus f of y is equals to f of z हमें कैलकुलेट करना है। एंड देन finally we have to insert that z value into the queue. So in this way we have to perform this iterative step in a iterative fashion. So in this way we have to perform this iterative step, and now what we have to do, we have to go for all the iterations one by one. So here we have first iteration, that is iteration 1 for I is equals to 1. तो here इटरेशन 1 के लिए जब जाएंगे तो हमारे पास क्यू जो रहेगा दैट इज अ प्रायोरिटी क्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई द इटरेशंस फॉर i is equals to 1 to n-2। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू एलोकेट अ न्यू नोड z, एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक नया नोड बनाया z। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द x वैल्यू विल बी द लेफ्ट ऑफ z। तो इस z का लेफ्ट वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी द एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू। तो इस क्यू में से मिनिमम वैल्यू कौन सा रहेगा? फर्स्ट वन। एंड दैट्स व्हाई हियर दिस विल बी ट्रीटेड एज x, एंड x विल बी द फर्स्ट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम आवर क्यू। देयरफॉर आप देख सकते हैं f, क्यों? क्योंकि ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है, दैट विल बिकम द लेफ्ट चिल्ड्रन ऑफ z। देन वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ राइट चिल्ड्रन ऑफ z, एंड राइट चिल्ड्रन ऑफ z जो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट मिनिमम यानी अभी जो बचा हुआ क्यू है उस बची हुई क्यू में से मिनिमम वैल्यू। तो एफ अगर निकल जाएगा इस क्यू में से तो क्यू में कौन बचा? ई सी बी डी ए, और ई सी बी डी ए में सबसे कम वैल्यू कौन रहेगा? E9। एंड दैट्स वाई राइट चिल्ड्रन अगर आप देखोगे तो राइट चिल्ड्रन रहेगा E9। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड क्या रहेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, एंड दैट्स वाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स यानी है एफ और वाई यानी है ई। तो एफ का वैल्यू कितना है? 5, और y का वैल्यू कितना है? 9। ये दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो 5 + 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 14, एंड इट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो होगा दैट विल बी 5 + 9। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर इंसर्ट क्यू जेड, यानी हमारा जो क्यू है उस क्यू में हमें जेड को इंसर्ट करना है। और क्यू में अगर जेड को इंसर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। एफ और ई हमारा पहले ही निकल चुका है, तो बचा हुआ जो रहेगा दैट विल बी सी बी डी ए। और अभी यहाँ पे इंसर्ट किसको करना है? हमको जेड को, इसलिए हमारा जेड हमने यहाँ इंसर्ट किया। और अभी क्यू जो दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, जेड सी बी डी ए। बट हमने कहा था कि ये जो क्यू होता है इस क्यू को हमें एज ए प्रायोरिटी क्यू करके इंप्लीमेंट करना है, और उसमें भी वैल्यूज जो होनी चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई अगर आप
अभी इस पर्टिकुलर क्यू को देखोगे तो ये बिफोर सॉर्टिंग वाला क्यू, और बिफोर सॉर्टिंग वाले क्यू में अगर आप देखोगे तो हमारा डेटा जो है वो अनसॉर्टेड है, तो अभी हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई जब हम सॉर्ट करेंगे तो आफ्टर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले जो आएगा दैट विल बी द लोवेस्ट वैल्यू, दैट विल बी सी। तो आप देख सकते हैं सी will be the first one, then B13, then Z14, then D16, then ये 45। तो in this way we got this particular queue, getting it। और अभी हमारा जो हफमैन ट्री जो बना है अभी तक के, वो हफमैन ट्री कुछ इस तरीके का रहेगा। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं इन दिस वे द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू इज देयर, और हफमैन क्यू हफमैन ट्री जो है हमारा वो इस तरीके से बना हुआ है। तो दिस वाज अबाउट द इटरेशन वन, एंड नाउ वी हैव टू गो टू इटरेशन टू। तो हियर iteration 2 for I is equals to 2। तो once again this priority queue is available with us, and now we have to go for second iteration। तो second iteration में फिर से सेम प्रोसेस हमको रिपीट करना है। नया नोड जेड बनाओ, तो हमने नया नोड जेड बनाया। अब इस नए नोड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, इससे पहले हमने जेड लिया इसलिए अभी हम इस जेड को जेड ना कहते हुए जेड वन कहेंगे। तो दैट्स वाई दिस न्यू नोड इज जेड वन। और जेड वन का लेफ्ट चिल्ड्रन जो रहेगा वो हमारे क्यू में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, C12, एंड दैट्स वाई लेफ्ट चिल्ड्रन जो बनेगा वो रहेगा C12। देन वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ राइट चिल्ड्रन। तो अभी राइट चिल्ड्रन कौन रहेगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा रहेगा, B13, एंड दैट्स वाई हियर वी हैव Y, दैट इज राइट ऑफ जेड, और राइट ऑफ जेड जो रहेगा वो रहेगा B13। एंड देन वी हैव टू कंप्यूट f of x प्लस f of y, दैट विल बी इक्वल्स टू f of z। तो आप देख सकते हैं C और B ये दोनों का एडिशन 12 और 13 टोटल मिला के हो जाएगा 25, एंड 25 विल बी द वैल्यू ऑफ Z1, and that's why this will become 25। and now what we have to do, we have to go for insert q comma z। तो अभी हमारे q में इस z को इंसर्ट कर देना है। तो हमने कहा था अभी इस z को Z1 कहेंगे, एंड दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू, इस Z1 को हमें इंसर्ट करना है। तो Z1 को जब हम इंसर्ट करेंगे तो C और B हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, तो Q में कौन रहेगा, ZDA में, और ZDA में अभी किसको ऐड करना है, Z1 को, इसलिए स्ट्रक्चर बनेगा Z1 ZDA। बट ये बिफोर सॉर्टेड क्यू है, क्यों, क्योंकि इसको हमें सॉर्ट करना पड़ेगा एज ए प्रायोरिटी क्यू होने की वजह से, इसलिए बिफोर सॉर्टिंग का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। और जब हम आफ्टर सॉर्टिंग करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले आएगा, तो Z पहले आएगा दैट इज 14, देन D16, देन Z1 25, एंड फाइनली ये 45। इसलिए आपको आफ्टर सॉर्टिंग अगर देखोगे असेंडिंग ऑर्डर में तो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा। अब Z क्या है, तो Z एक रूट नोड है, और Z1 क्या है, Z1 भी रूट नोड है, वेयर एज D और ये दोनों चिल्ड्रंस है। तो Z रूट नोड है तो उसके चिल्ड्रन कौन है, तो Z के चिल्ड्रन और Z1 के चिल्ड्रन आपको इस तरीके से दिखेंगे। Z1 के चिल्ड्रन ए और सी और बी है, क्यों, क्योंकि Z1 वैल्यू हमारा था 25, एंड 25 वॉज कंप्यूटेड एज दिस 12 प्लस 13। जबकि Z को अगर देखोगे तो Z का वैल्यू आपका 14 था, एंड 14 वॉज कंप्यूटेड एज E5 एंड E9, 5 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल्स टू 14। तो इन दिस वे वी हैव द करंट सिचुएशन फॉर our queue। So this was all about iteration 2, and now we have to go to iteration 3। This is what our iteration 3, and iteration 3 for I is equals to 3। तो इटरेशन 3 में आप देख सकते हैं हमारा क्यू जो है सॉर्टेड क्यू कुछ इस तरीके से है। तो फिर से हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीट करते वक्त सबसे पहले डू एलोकेट अ न्यू नोड जेड। तो अभी हमें जेड नाम का नया नोड बनाना पड़ेगा। अभी इस जेड को जेड ना कहते हुए अभी हम कहेंगे Z2, क्यों, क्योंकि जेड और Z1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो अभी हम बनाएंगे Z2। तो हमने Z2 नोड बना लिया। अब Z2 का सबसे पहले लेफ्ट चिल्ड्रन, तो लेफ्ट चिल्ड्रन कौन रहेगा, अवेलेबल क्यू में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, Z14, एंड दैट्स वाई लेफ्ट चिल्ड्रन जो रहेगा दैट विल बी x, एंड दैट इज नथिंग बट एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू एंड इट विल बी Z14। देन वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ राइट ऑफ जेड। राइट ऑफ जेड जो रहेगा वो रिमेनिंग क्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो जेड अगर निकल गया तो अभी डी Z1 और ये बचा हुआ है, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, डी, इसलिए राइट चिल्ड्रन अगर आप देखोगे तो दैट विल बिकम D16। एंड नाउ वी हैव टू कंप्यूट एफ ऑफ जेड। तो एफ ऑफ जेड क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स इज 14 and f of y is 16, तो 14 plus 16 it comes out 30, and that's why f of z का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 30। and finally what we have to do, we have to insert this z2 into the q। तो अभी हमारे q में से z और d ऑलरेडी निकल चुके हैं,
और जेड और डी अगर निकल जाएंगे तो अभी हमारा रिजल्टेंट क्यू जो रहेगा वो रिजल्टेंट क्यू में आपको मिलेगा Z2 Z1 एंड ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास है Z2 Z1 एंड ये। बट ये बिफोर सॉर्टेड वाला है, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्यू को एज ए प्रायोरिटी क्यू होने की वजह से फिर से हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो आफ्टर सॉर्टिंग हमारा क्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट Z1 है तो Z1 विल कम्स आउट फर्स्ट, देन Z2 एंड देन ये। तो दिस इज अबाउट द इटरेशन 3 आफ्टर सॉर्टिंग द क्यू इन असेंडिंग ऑर्डर। बट यहाँ आप देख सकते हैं हमारा Z1 और Z2 जो है ये रूट वैल्यूज है, और रूट वैल्यूज के नीचे वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं Z1 का वैल्यू जो 25 था, ये 25 was computed by using the addition of C12 and B13, whereas Z2 का वैल्यू 30 जो था that was computed by 14 plus D16, and 14 was once again a root value, and 14 किस तरीके से कैलकुलेट किया था, because 14 was Z, but Z हमने कैसे कैलकुलेट किया था, तो 14Z was calculated as F5 plus E9। तो this is the structure of Q or structure of Huffman 3 at the end of iteration 3, and now we have to go to iteration 4। तो अभी हम जाएंगे इटरेशन 4 के लिए। तो हियर वी हैव इटरेशन 4। तो इटरेशन 4 के स्टार्टिंग में हमारे पास क्यू जो है, द क्यू इज लाइक दिस। क्यू will consist of three elements Z1 Z2 A, all the things are already in sorted manner, and now what we have to do, we have to apply the iteration। और iteration apply करते वक्त सबसे पहला काम allocate a new node Z। तो अभी हमें नया नोड Z बनाना पड़ेगा। अब इस Z को हम Z3 कहेंगे। इस Z3 का सबसे पहले लेफ्ट चिल्ड्रन फाइंड आउट करना, और लेफ्ट चिल्ड्रन जो रहेगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम और क्यू। तो हमारे क्यू में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, Z1, एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि लेफ्ट चिल्ड्रन ऑफ Z3 जो रहेगा दैट विल बी Z1 25। राइट चिल्ड्रन कैलकुलेट करना है, और राइट चिल्ड्रन जो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू विल बी Z2 30, एंड दैट्स व्हाई Z2 30 will be the right children। And now what we have to do, we have to compute f of Z, and f of Z will be equals to f of x plus f of y, and left children का value plus right children का value। what is the value of left children, that is Z1 25। what is the value of right children, that is Z2 30। दोनों का एडिशन कैलकुलेट करेंगे तो here we will get 25 plus 30, it comes out 55, and that's why ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। now this is what is Z3, and what we have to do, we have to insert Z3 into Q। और इस Q में अगर हम इंसर्ट करेंगे तो ऑलरेडी Z1 और Z2 हमारे निकल चुके हैं, तो रिमेनिंग क्या है, ओनली ए। तो ये के साथ में कौन आएगा, आपका Z3, एंड दैट्स वाई जब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने के बाद आपको दिखेगा Z3A। बट क्या ये सॉर्टेड है क्या, नो, दिस वाज बिफोर सॉर्टिंग। तो आफ्टर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर इट विल लुक्स लाइक दिस। तो फर्स्ट आपका Z355 के पहले ये 45 आएगा, क्यों, बिकॉज ये 45 इज द स्मॉलेस्ट वन, एंड देन Z355 विल बी एट द एंड। तो दिस वॉज अबाउट द इटरेशन 4। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे Z3 जो है ये आपका रूट है, एंड दैट्स वाई ये रूट कैसे बना है, तो दिस पर्टिकुलर रूट हैविंग अ वैल्यू 55 एंड इट इज कंप्यूटेड बाय Z1 25 एंड Z2 30। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा, Z1 25, बट Z1 फिर से रूट था, हाउ इट इज कंप्यूटेड, दिस 25 वाज कंप्यूटेड बाय C12 एंड B13। अब 55 का राइट चिल्ड्रन कौन रहेगा, तो राइट चिल्ड्रन इज Z2, तो Z2 30। But how this Z2 is computed? So Z2 is computed as 14 plus D16, and how this 14 computed as, तो F5 plus E9। तो at the end of iteration 4 अगर देखोगे तो हमारे Q का स्ट्रक्चर या फिर हमारे हफमैन ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो दिस वाज अबाउट द इटरेशन 4। तो नाउ वी हैव टू गो टू इटरेशन 5। तो इन इटरेशन 5 हमारा क्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। तो हमारा क्यू जो है इट विल कंटेन ये 45 एंड Z355। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू एलोकेट अ न्यू नोड Z। तो एक नया नोड Z बनाएंगे, और इस नए नोड Z को अभी हम Z4 कहेंगे। तो आप देख सकते हैं नया नोड जो है दैट इज Z4। देन वी हैव टू कंप्यूट द लेफ्ट ऑफ Z, यानी लेफ्ट चिल्ड्रन कैलकुलेट करना। अब लेफ्ट चिल्ड्रन कौन रहेगा, तो लेफ्ट चिल्ड्रन विल बी द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम और क्यू, और हमारे क्यू में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, A45, एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं ये 45 विल बी द लेफ्ट चिल्ड्रन। देन वी हैव टू कंप्यूट
द राइट चिल्ड्रन ऑफ जेड, और राइट चिल्ड्रन ऑफ जेड जो रहेगा नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू कौन सा रहेगा, Z355, एंड देयरफॉर हियर we have Z355. Then what we have to do, we have to compute f of z. F of z will be f of x plus f of y. तो ये 45 प्लस Z33 Z355 दोनों का एडिशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हियर वी आर गेटिंग इट एज 100. So in this way we have computed the f of z, and finally what we have to do, we have to insert this value into q. और q में अगर हम इंसर्ट करेंगे तो अभी हमारा इनिशियली q में कुछ नहीं था, एंड फाइनली अभी हमें q में इस पर्टिकुलर Z4 वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा, Z400, एंड देन वी हैव टू सॉर्ट इट. बट सिंगल वैल्यू को क्या सॉर्ट करेंगे, सिंगल वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा, एंड दैट्स व्हाई सॉर्ट करने के बाद ओनली Z4 विल बी देयर. बट Z4 एग्जैक्टली है क्या, तो Z4 इज 100 एंड दिस 100 इज कंप्यूटेड बाय द एडिशन ऑफ A एंड Z3. इसलिए आप देखोगे तो इसका लेफ्ट चिल्ड्रन जो रहेगा ए ये 45 है, जबकि राइट चिल्ड्रन जो रहेगा दैट इज Z355. अब Z355 जो है ये 55 फिर से रूट वैल्यू है, एंड हाउ दिस रूट वैल्यू इज कंप्यूटेड, तो दिस 55 इज कंप्यूटेड एज लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री. तो लेफ्ट ट्री में 25 है, लेकिन 25 फिर से रूट वैल्यू है, तो 25 कैसे कैलकुलेट किया, तो 25 इज कंप्यूटेड बाय एडिशन ऑफ C12 एंड B13, जबकि 55 इज कंप्यूटेड एज 25 प्लस 30. तो 25 का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता चला, लेकिन 30, तो 30 is once again a root value, and how it is calculated, it is calculated as 14, and this 14 is once again a root value. How 14 is calculated, so 14 is calculated as F5 and E9. So this is about the left children of 30, और right children of 30 जो रहेगा that will be the D16. तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा हफमैन ट्री इस तरीके से बना हुआ है. तो दिस वाज अबाउट द स्टेप नंबर 2, दैट इज हाउ टू कंप्यूट अ हफमैन ट्री. तो इन दिस वे वी गॉट द हफमैन ट्री, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइनली हमारा हफमैन ट्री इस तरीके से बन गया, बट नाउ वी हैव टू गो फॉर लेबलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री. तो लेबलिंग जब हम करेंगे तो हियर वी हैव टू गो फॉर असाइनिंग ऑफ लेबल. तो जितने भी हमारे लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट ट्री वाले लेफ्ट पाथ को हमें 0 लेबल असाइन करना है, जबकि राइट ट्री वाले जो पाथ है, राइट ट्री वाले पाथ के लिए हमें 1 असाइन करना है. तो लेफ्ट पाथ के लिए अभी हम 0 असाइन करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी हमारे लेफ्ट पाथ है, यानी लेफ्ट वाले पाथ, सबके लिए हमने लेबल 0 असाइन किया है, और जितने राइट पाथ है, राइट पाथ के लिए जो है हमें लेबल असाइन करना है 1. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो राइट वाला पाथ है, राइट पाथ के लिए हमने लेबल 1 असाइन किया. तो नाउ वी कैन से दैट दिस इज व्हाट आवर कंप्लीट हफमैन ट्री. तो इस तरीके से स्टेप 1 में हमने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म किया, और स्टेप 2 में हमने इटरेशंस अप्लाई करते हुए फाइनली हमने हफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट किया. तो दिस वाज अबाउट द स्टेप नंबर 2, एंड नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 3. तो हमारा स्टेप 3 जो है दैट इज अबाउट द कंप्यूट हफमैन कोड. और हफमैन कोड अगर कैलकुलेट करना है तो ओनली हमें एक ही फंक्शन रन करना है, दैट इज रिटर्न एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम क्यू. तो अभी हमारा जो क्यू है, इस क्यू में से मिनिमम वैल्यू जो है उस मिनिमम वैल्यू को हमें रिटर्न करना है. तो इस पूरी क्यू में अगर हम देखेंगे तो पूरी क्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगा वो F5 रहेगा. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्री वी हैव टू रिटर्न दिस मिनिमम वैल्यू. और मिनिमम वैल्यू को जब हम रिटर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू के लिए अभी हमारा कोड जनरेट हो जाएगा. तो हियर फर्स्ट हमारा जो क्यू है, उस क्यू में देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू F5 है, एंड देयरफॉर फर्स्ट वी हैव टू रिटर्न दिस F5. अब F5 को जब हम रिटर्न करेंगे तो F5 को रिटर्न करते वक्त आप देख सकते हैं F के लिए पाथ कौन सा है. तो आप देख सकते हैं F के लिए हमारा पाथ जो रहेगा दैट पाथ विल बी लाइक दिस. F तक हमें रूट से स्टार्ट करना है और इस F तक के जाना है. अब रूट से स्टार्ट करते हुए, रूट यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमें F तक पहुंचना है. तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर इस रास्ते आना पड़ेगा, फिर इस रास्ते आना पड़ेगा, फिर इस रास्ते एंड फिर इस रास्ते, यानी फर्स्ट राइट देन जीरो. तो ड्यूरिंग अ पाथ हमें लेबल्स कौन से मिल रहे हैं, तो रूट नोड से F तक पहुंचने के लिए पहला लेबल रहेगा 1, देन रहेगा 1, देन रहेगा 0 एंड देन रहेगा 0. तो दिस विल बी द हफमैन कोड फॉर F. तो F के लिए हफमैन कोड क्या रहेगा, रूट से स्टार्ट करते हुए F तक पहुंचने के लिए आपको कौन से लेबल्स मिल रहे हैं, दैट लेबल सीक्वेंस विल गिव जस्ट द हफमैन कोड फॉर दैट पर्टिकुलर सिंबल. तो अभी आप देख सकते हैं सबसे पहला मिनिमम सिंबल जो दैट इज F, और
आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ, और इस एफ के लिए रास्ते में जो हमें मिल रहे हैं वो रास्ता है ये 1, देन मिल रहा है हमें 1, देन मिल रहा है हमें 0, और देन मिल रहा है 0, एंड दैट्स वाई आप देख सकते हैं सिंबल एफ के लिए हफमैन कोड रहेगा दैट विल बी 1100। क्यों 1100? क्योंकि रूट से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट 1, देन 0, देन 0। तो दिस वाज अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ हफमैन कोड फॉर एफ। तो अभी हमारे क्यू में से फर्स्ट मिनिमम को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब इस एफ को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो फिर बचेगा कौन, ई सी बी डी ए, एंड देयर फोर नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो हमारा क्यू जो रहेगा वो रहेगा ई सी बी डी ए। अब ई सी बी डी ए में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ई सी बी डी ए में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ई। एंड दैट्स वाई जब आप इस ई के लिए रास्ता ढूंढेंगे तो इस ई के लिए रास्ता मिलेगा आपको ये 1, 1, 0 एंड 1, तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी हमारा मिनिमम वैल्यू जो है वो है E9, और E9 यानी हमें यहाँ तक पहुंचना है, कहाँ से, इस पर्टिकुलर रूट से। तो इस रूट से स्टार्ट करते हुए हमें यहाँ तक आना है। अब रूट से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आते हुए कैसे चलना है आपको, फर्स्ट राइट, देन लेफ्ट, देन राइट। राइट को क्या बोलते हैं हम, 1, और लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम, 0। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट राइट यानी आपको मिलेगा 1, देन राइट यानी आपको मिलेगा 1, देन लेफ्ट यानी आपको मिलेगा 0, और देन राइट यानी आपको मिलेगा 1। एंड दैट्स व्हाई हफमैन कोड अगर हम कैलकुलेट करते हैं के लिए क्या बनेगा, 1, 1, 0, 1। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग हियर 1, 1, 0, 1 विल बी द हफमैन कोड फॉर दिस पर्टिकुलर ई। तो अभी हमने ई को एक्सट्रैक्ट कर दिया, जब ई एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा कौन, सी बी डी ए, एंड देयरफॉर इन नेक्स्ट इटरेशन अभी सी बी डी ए, तो अभी मिनिमम कौन रहेगा, सी। तो अभी सी को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सी कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं सी आपका यहाँ पे है। अब सी के लिए रास्ता कौन सा, रास्ता है फर्स्ट राइट, देन लेफ्ट। राइट यानी 1, लेफ्ट यानी 0, 0, यानी 1, 0, 0। इस तरीके से आपका हफमैन कोड बनना चाहिए। तो देखिए here first right means 1, then left means 0, then left means 0, and therefore here Huffman code for C12 will become 1, 0, 0। तो सी को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, अभी बचेगा कौन, बी डी ए। तो बी डी ए में से मिनिमम कौन है, बी, एंड देयरफॉर वी हैव टू गो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस बी। तो बी को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बी कहाँ पे, यहाँ पे। तो बी तक का रास्ता फ्रॉम रूट, फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट, फर्स्ट राइट, देन लेफ्ट, देन राइट। राइट मीन्स 1, लेफ्ट मीन्स 0, राइट मीन्स 1, यानी 1, 0, 1 इस तरह से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट राइट मीन्स 1, देन लेफ्ट मीन्स 0, देन राइट मीन्स 1, and that's why 101 will be the Huffman code for B13, and therefore here for B13 we have got B101। then next minimum is D16। अब D16 के लिए जाते वक्त D16 है कहाँ पे आपका, तो आप देख सकते हैं D16 आपका यहाँ पे। अब D16 के लिए रास्ता फ्रॉम रूट नोड, जो रूट नोड से फर्स्ट राइट, देन राइट मीन्स ऑल वंस आपको मिलने चाहिए। तो देख सकते हैं आप फर्स्ट 1, then 1, then 1। why, because every time we have to go in a right direction, and that's why for D we are getting the code word as 1, 1, 1। now we have to extract it, तो इस D को Q में से extract कर देंगे, तो now remaining will be only ये 45। अब ये 45 है कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये 45 जो है वो आपका यहाँ पे। अब रूट से निकलते वक्त रास्ता कौन सा रहेगा, यहाँ से आपको निकलना और लेफ्ट में आना है, लेफ्ट यानी 0, एंड देयरफॉर इट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 0, एंड देयरफॉर ये के लिए अगर जाओगे तो ये के लिए कोड वर्ड जो रहेगा वो रहेगा 0। तो फाइनली व्हाट वी आर, फाइनली हमारा क्यू जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमने हमारे पूरे हफमैन ट्री को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड फाइनल हमारे हफमैन कोड जो है वो इस तरीके से, फर्स्ट जो हफमैन कोड मिला दैट वाज फॉर ये, दैट इज 1, 1, 0, 0, और लास्ट में जो हफमैन कोड मिला दैट इज फॉर ये, दैट इज 0। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हफमैन कोड को हम वेरिएबल लेंथ कोड क्यों बोलते हैं। तो अगर आप कोडवर्ड का लेंथ अगर आप देखोगे तो ये के लिए कोडवर्ड जो बना वो सिंगल बिट का है, जबकि एफ के लिए कोडवर्ड जो बना वो 4 बिट का है। तो हमारे कोडवर्ड की लेंथ जो है वो वेरी हो रही है। तो हियर smallest frequency, then we have to assign lengthy code, and if symbol having largest frequency then we have to assign a short code word। तो हमारे कोड वर्ड का लेंथ जो है वो वेरी हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल लेंथ कोड वर्ड। तो जनरली डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंबल हफमैन कोड इंटेलिजेंट तरीके से कोड वर्ड असाइन करता है, and that's why due to this Huffman code we can achieve the data compression।
Now you have one assignment problem. Question is, find the optimal Huffman code for the following instances of symbol and their frequencies based on Fibonacci series using the greedy strategy. तो आपके सिंबल जो है वो दिए है ABCDEFG और फ्रीक्वेंसी जो है 1 1 2 3 5 8 13. फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म दोनों का फर्स्ट प्रीवियस टू टर्म्स का एडिशन देन प्रीवियस टू टर्म्स का एडिशन, इसलिए हमने इसको फिबोनाची सीरीज कहा है. तो बाय यूजिंग दिस सिंबल्स एंड फ्रीक्वेंसी यू हैव टू कंप्यूट द हफमैन कोड. तो इस वीडियो में जो भी इनपुट मैंने प्रोवाइड किया है, बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर इनपुट यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. So this is all about what is a Huffman code, and by using greedy strategy how does we can compute Huffman code. Thank you.